जी तो फ्रेंड्स, आज जिस मूवी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इसका नाम है गोस्ट शिप। इस मूवी को देखने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1962 का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक शिप में एक बहुत डेंजरस एक्सीडेंट होता है। शिप पर पार्टी चल रही होती है और सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हमें अचानक से एक स्ट्रेंज सा हाथ देखने को मिलता है, जो शिप के सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, जिसमें से एक वायर निकलती है और डांस फ्लोर पर मौजूद तमाम लोगों को चीर देती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सब लोगों की बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बट वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है जिसकी हाइट कम होती है, इसी वजह से वो बच जाती है। बट ना हॉरिफाइंग सीन देखने के बाद वो बहुत डर जाती है और वो जोर जोर से शाउट करती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक सैल्वेज क्रू शिप को रेस्क्यू कर उसे शोर पर लाते हैं और इसके बाद वो एक क्लब में बैठकर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक वेदर सर्विस पायलट जैक फेरमैन से होती है। जैक उन्हें शिप एंटोनिया ग्रेसा का बताता है, जो 100 years पहले गायब हो गई थी। साथ ही वो बताता है कि ये शिप गोल्ड से लोडेड थी और रोमियो के अकॉर्डिंग ये बेरिंग सी में मौजूद है। सैल्वेज क्रू इस शिप को रेस्क्यू करने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो नेक्स्ट डे जैक को अपने साथ लेते हैं। अब डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर उनको कोई शिप नहीं मिलती, जिस पर वो बहुत हैरान और परेशान होते हैं और इसी दौरान उनकी शिप एक बहुत बड़े जॉइंट शिप से टकरा जाती है। लकीली वो सब इंजरी से सेव होते हैं। अब सब लोग उस शिप की तरफ बढ़ते हैं, सिवाय जैक और ग्रेड के। जैसे ही वो लोग शिप के अंदर जाते हैं, उनके साथ बहुत अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिनको फॉलो करते हुए वो एक क्लॉक तक जाते हैं, जिसका पेंडुलम हिल रहा होता है और इनके वहां पहुंचते ही वो हिलना बंद कर देता है। और जब मोंडर इस क्लॉक को टच करने लगता है, क्लॉक में से आवाज आती है, जिससे वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। जब वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो क्लॉक के साथ पड़ी हुई टेबल पर स्क्रैबल्स खुद ही सेट होती हैं, जिन पर वेलकम लिखा होता है। इससे वो लोग और डर जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो मंडर के नीचे से फ्लोर टूट जाता है, जिससे वो गिरने ही वाला होता है कि मॉरीन उसे पकड़ लेती है। जब वो इसे पुल अप करने की कोशिश कर रही होती है तो उसके सामने किटी नजर आती है। इस पर वो दोबारा देखती है तो किटी वहाँ नहीं होती। खैर, वो सब मिलकर इन दोनों को ऊपर पुल कर लेते हैं, मगर ये सब मॉरीन के लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है। गोस्ट को सर्च करते हुए डॉज को एक डिजिटल वॉच मिलती है। अब हैरानगी की बात तो ये है कि 1962 में डिजिटल वॉच तो होती ही नहीं थी। मर्फी इस बात का ये कंक्लूजन देख के बात को खत्म कर देता है कि हो सकता है कि हमसे पहले इस शिप को किसी और ने कॉन्कर किया हो। इस शिप का मैनुअल लेकर वो वापस अपनी बोट में चले जाते हैं। रात को जब मॉरिन अकेली होती है तो जैक उसके पास आता है। अब मॉरिन जैक को बताती है कि उसने उस शिप पर एक बच्ची देखी थी, लेकिन जैक कहता है कि ये जस्ट तुम्हारी हेलोसिनेशन है, तुम रेस्ट करो। नेक्स्ट मॉर्निंग उन सबको पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा सा होल है और वो सिंक कर रही है। अब सब मिलकर वर्क आउट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो इसको 3 दिन में बिल्कुल ठीक कर देंगे और इसे भी अपने साथ ले जाएंगे। मॉरिन कुछ एक्सप्लोर करते हुए स्विमिंग पूल एरिया में जाती है, जहाँ स्विमिंग पूल के अंदर उसे बुलेट शेल्स देखने को मिलती हैं, जो उसको काफी परेशान कर रही होती हैं। वो वहाँ से वापस जा रही होती है कि उसे किटी नजर आती है। उसको देखते ही वो परेशान होती है और गिर जाती है। उसका सर जोर से हिट होता है और उसे ब्लीडिंग होती है। जब वो उठती है तो स्विमिंग पूल उसका ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और अब उसे वहाँ किटी नजर नहीं आती, बल्कि जैक नजर आता है, जो उसे वहाँ से निकाल कर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब स्विमिंग पूल ब्लड से भर गया है, जो कि काफी स्केरी होता है और इसके अंदर अब बहुत सी डेड बॉडीज हैं। वहीं दूसरी तरफ मर्फी शिप के कैप्टन का रूम एक्सप्लोर कर रहा होता है। वो वाइन का सिप लेने के लिए ग्लास को उठाता है।
वो ये ग्लास उठाता है तो सामने उसे कैप्टन मिरर में वाइन पीता नजर आता है। अब की बार वो डर जाता है और वाइन का ग्लास उसके हाथ से फिसलकर टूट जाता है। इसके बाद सीन वापस मॉरी और जैक पर शिफ्ट होते हैं, जो लॉन्ड्री रूम से गुजरकर इंजन रूम का डोर ओपन करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो पानी की एक बहुत तेजदार लहर उनकी तरफ आती है, जिसके अंदर डेड बॉडीज भी होती हैं। अब दोनों बहुत डर जाते हैं और वापस जाने के लिए जब वो उस गेट की तरफ जाते हैं जिससे वो आए थे, तो वो लॉक्ड होता है। फिर वो उस डोर की तरफ बढ़ जाते हैं जो उन्होंने खोला था। इसके बाद सीन ग्रीड पर शिफ्ट होता है, जिसे फ्रांसिस्का की आवाजें आ रही थीं। फ्रांसिस्का 1962 में शिप पर लाउंज सिंगर थी। ग्रीड जब आवाज को फॉलो कर आगे बढ़ता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, मगर हमें फ्रांसिस्का देखने को मिलती है। अब जेक और मॉरीन बाकी क्रियो को ढूंढ रहे होते हैं कि जिस दौरान वो एक रूम में एंटर होते हैं जहां उन्हें बहुत सा गोल्ड मिलता है। जब वो बाकी क्रियो को इन्फॉर्म करने के लिए निकलते हैं तो उन्हें लॉन्ड्री रूम से बहुत सी आवाजें आती हैं। मॉरीन अंदर जाकर डिस्कवर करने की कोशिश कर रही होती है कि बाहर शिप में से कुछ हिलता है और मॉरीन को फॉलो करने लगता है। वो डरती हुई बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके अपने ही पार्टनर्स हैं। वो इन सब को लेकर गोल्ड के पास पहुंचती है, जिसके बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि यहाँ से सिर्फ गोल्ड लेकर जितनी जल्दी हो सके निकल जाएंगे और शिप को यहीं छोड़ देंगे। इसके बाद वो सब गोल्ड को अपनी बोट में लोड करना स्टार्ट हो जाते हैं। जब सेंटोस बोट स्टार्ट करने के लिए इंजन ऑन करता है तो सिलेंडर खुद ही से चलना शुरू हो जाता है। अब ये सब केटी देख रही होती है और वो मॉरीन को वार्न करने की कोशिश भी करती है, मगर कोई आकर उसको रोक देता है और ग्रेयर बोट स्टार्ट कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सेंटोस जल कर मर जाता है। और इस तरह सब इसी शिप पर स्टक हो जाते हैं। मॉरीन को अब और कुछ नहीं बल्कि केटी वाली मिस्ट्री सॉल्व करनी है। वो अब केटी को ढूंढने लग जाती है और फाइनली उसे उसका रूम मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंडर और डॉज को किचन में खाना मिलता है जो उनको बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन कुछ ही टाइम में उन्हें रियलाइज होता है कि वो लोग इंसेक्ट्स खा रहे हैं। इस सब से वो लोग बहुत डर जाते हैं और वोमिट कर देते हैं। मॉरीन केटी का रूम एक्सप्लोर कर रही होती है कि उसे वहाँ केटी की बॉडी लटकी हुई नजर आती है, जो कि अब स्केलेटन में चेंज हो चुकी होती। मॉरीन अब बहुत डर जाती है और इसी दौरान ग्रीड के साथ भी बहुत वियर्ड होता है। वो जिस रूम में होता है वहाँ पर अचानक सब कुछ चेंज होने लगता है और वापस 1962 में चेंज हो जाता है, जहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक था और सब पार्टी कर रहे थे। ग्रेयर को अब कुछ समझ नहीं आता और वो शॉक हो जाता है। इसके बाद सीन्स मर्फी पर शिफ्ट होते हैं, जो कैप्टन के रूम में बिल्कुल खामोश बैठा होता है। इसके साथ ही उसके पास पड़ी वाइन की बोतल हिलने लगती है। मर्फी के सामने कैप्टन बैठा होता है जो इसको वाइन देता है। मॉरीन केटी की डेड बॉडी से नेकलेस उतारकर देख रही होती है कि अचानक से केटी की सोल पीछे से आ जाती है। वो ये नेकलेस उसको देती है कि नेकलेस उसके हाथ से पार हो जाती है। इस सब से मॉरीन के अंदर जो थोड़ी सी होप थी वो भी खत्म हो जाती है और इसके बाद उनको यकीन हो जाता है कि केटी सच में एक गोस्ट है। इसके बाद सीन्स वापस मर्फी पर शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर कैप्टन उसे बहुत शॉकिंग चीजें रिवील करता है। अब मर्फी को एक लोरेलाई नामी शिप का पता चलता है, जिसका गायब होना आज तक एक मिस्ट्री है। और इस शिप को एंटोनिया गाजा ने रेस्क्यू किया था और वो सारा गोल्ड भी इस शिप का था। जिस दिन एंटोनियो गाजा ने लोरेलाई को रेस्क्यू किया था, उससे ठीक 2 दिन बाद एंटोनियो गाजा खुद डिसअपियर हो गई। इसके बाद कैप्टन मर्फी को एक पिक्चर दिखाता है, जिससे देखकर मर्फी का रंग बिल्कुल उड़ जाता है। और फ्रेंड्स, आप ये पिक्चर किसकी है इसका हमें आगे पता चलेगा। केटी मॉरीन को बताती है कि शिप पर मौजूद बाकी लोगों की सोल्स यहाँ पर हॉस्टेज हैं और जो ये सब कर रहा है, जब तक वो अपना कोटा पूरा नहीं कर सकता कोई यहाँ से नहीं निकल सकता। इससे पहले कि केटी आगे कुछ बताती, रूम्स की वॉल पे कुछ आना शुरू हो जाता है।
तो केटी खुद बहुत ज्यादा डर जाती है। वो मॉरीन को वार्न करती है कि जितनी जल्दी हो सके शिप छोड़कर चली जाए, और वो ऐसा कर सकती है। इतनी देर में केटी गायब हो जाती है और उन्हें जस्ट उसकी स्क्रीमिंग सुनने को मिलती है। मर्फी, जो कि अब सब जान चुका है, वो जल्द से जल्द मॉरीन को ढूंढ रहा होता है ताकि फौरन से इस शिप से निकला जा सके। लेकिन इसी दौरान उसे अपने सामने सेंटोस की जली हुई बॉडी नजर आती है, जो उसे बहुत हॉन्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम ग्रीर को देखते हैं, जिसे फ्रांसिस्का की सोल सिड्यूस करके अपने पीछे आने पर मजबूर करती है। जब वो ग्रीर को फुली कंट्रोल कर लेती है तो एक ऊंची जगह से पकड़कर नीचे फेंककर मार देती है। मॉरीन मर्फी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है और मर्फी को मॉरीन भी सेंटोस ही लग रहा होता है, जिससे डरकर वो मॉरीन पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन मॉरीन उस पर अटैक कर देती है और उसके पाँव पर नाइफ मार देती है। जब मर्फी मॉरीन पर अटैक कर रहा होता है तो पीछे से जेक आकर मर्फी पर अटैक करता है और मॉरीन को बचा लेता है, और वो अब मर्फी को एक्वेरियम में बंद कर देता है क्योंकि वो किसी और पर अटैक कर सकता है। इसके बाद सब चीजें इतनी सस्पिशियस हो जाती हैं कि उन्हें बस ये बोट छोड़कर यहाँ से निकलना होता है, और मॉरीन बाकी सबके साथ इस शिप को फिक्स करने में लग जाती है। वो लोग इस शिप को रिपेयर कर देते हैं और मॉरीन ग्रीर को ढूंढने के लिए निकलती है। लेकिन उसे वापस केटी मिलती है, जो इसे ग्रीर की डेड बॉडी दिखाती है। केटी अब मॉरीन को अपने साथ पास्ट पर ले जाती है और इसमें सारे राज खोलती है। केटी मॉरीन को दिखाती है कि शेफ गोल्ड की खातिर लोगों के खाने में पॉइजन मिलाकर उन्हें मार देते हैं, और फिर वो खुद भी मर जाते हैं और बाकी लोग फायर से कट होकर मर जाते हैं। कुछ को शिप के वर्कर्स फायरिंग करके मार देते हैं, और यही लोग केटी को उसके रूम में लटका कर मार देते हैं। और फ्रेंड्स, ये सब किस लिए? ऑब्वियसली गोल्ड के लिए। जब ये सब लोग गोल्ड तक पहुंचते हैं तो फ्रांसिस्का एक वर्कर को मैनिपुलेट करके बाकी सबको मरवा देती है। इसके बाद एंट्री होती है एक विलन की, जो फ्रांसिस्का को भी मार देता है। जब मॉरीन को उसका फेस नजर आता है तो वो शॉक में आ जाती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जेक होता है, जो इन्हें इस शिप के पीछे लाया होता है। बट आखिर वो ये सब कर क्यों रहा होता है? इस सब के फौरन बाद मॉरीन को मर्फी का ख्याल आता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो मर्फी पहले ही एक्वेरियम में पानी जमा होने की वजह से मर चुका होता है, और उसके हाथ में जेक की पिक्चर होती है जो उसे कैप्टन ने दिखाई होती है। मॉरीन डॉज को जैक पर नजर रखने का कहकर खुद मॉन्डर को ढूंढने निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोई फोर्स मॉन्डर को शिप की तरफ खींचती है और वो भी पीसेस में चेंज होकर मर जाता है। इसके फौरन बाद पाइप्स में ब्लड आता है, जिसे देखकर मॉरीन को पता चल जाता है कि अब मंडर की भी डेथ हो गई है। इसके बाद सीन्स शिफ्ट होते हैं जैक और डॉज पर, जहां जैक के प्रोवोक करने पर डॉज को गुस्सा आ जाता है और वो इसे शूट कर देता है, जिसके बाद वो जैक को डेड समझकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मॉरीन शिप में बॉम्ब फिट कर देती है। डॉज उसके पास पहुंचता है और उसे यह ब्लास्ट करने से रोकता है, लेकिन मॉरीन उसके कुछ नहीं सुनती, और कोई रास्ता नजर ना आने पर डॉज अपना फेस चेंज करता है और हम पर रिवील होता है कि वो जेक है। जेक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह एक सेल्वेंजर हूँ, तुम बोट्स जमा करती हो और मैं सोल, और यही मेरी जॉब है जो मुझे एक लाइफ टाइम सिम के बदले में मिली है, और अगर ये पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गई तो मेरी मैनेजमेंट इससे बिल्कुल खुश नहीं होगी। इसीलिए वो उसे शिप लॉस्ट करने से रोक रहा होता है। मॉरीन के ना सुनने पर जेक उस पर हमला कर देता है। अब मॉरीन जैक की लेग पर निशाना लगाती है और फिर इसी एरो से बॉम्ब पर निशाना लगाकर बोट से छलांग लगा देती है, जिससे सारी की सारी बोट ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। मॉरीन को अब बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा होता। तभी केटी आकर उसकी मदद करती है और उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। बाहर निकलकर मॉरीन देखती है कि सब सोल्स अब फ्री हो गई हैं और अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए जा रही हैं। मॉरीन एक बॉक्स की मदद से फ्लोट करती रहती है और कुछ आगे जाने पर एक रेस्क्यू टीम उसे बचा लेती है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि जब मॉरीन को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, वो देखती है कि जेक अभी जिंदा है और वो गोल्ड को एक और शिप में ट्रांसफर कर रहा है।
इसके बाद मॉरीन डरी हुई हालत में जोर से शाउट करती है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप यू विल लाइक दिस मूवी। थैंक यू।